नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। लखनऊ में योगी कैबिनेट में आज मंत्रियों को मिल सकता है विभाग। आज हो सकता है योगी कैबिनेट में विभागों का बंटवारा। मंत्रालय की जिम्मेदारी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। मंत्रियों को विभाग के बंटवारे का इंतजार अभी भी बदस्तूर जारी है। हालांकि सचिवों का आवंटन हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि किस मंत्री को मिलेगा कौन सा प्रभार, कौन सा विभाग, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 52 मंत्रियों का विस्तृत कैबिनेट, जिसमें कईयों को स्वतंत्र प्रभार मिला है, कईयों को मंत्री पद मिला है, कईयों को राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। लेकिन सबकी निगाहें इसी बात पर कि आखिरकार किसके हिस्से में कौन सा विभाग जाएगा। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनूप हमारे साथ में ग्राउंड जीरो लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अनूप, सचिवों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन अभी भी विभागों पर सबकी नजर टिकी हुई है कि आखिरकार किस व्यक्ति के हिस्से में कौन सा विभाग जाएगा और क्या वो विभाग, वो मंत्री उतनी दक्षता के साथ हैंडल कर सकता है कि नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। देखिए, बिल्कुल सही पूजा कह रही है कि लगातार जिस तरीके से विभाग बंटवारे को लेकर के एक बैठक भी हो चुकी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ लेने के बाद लगातार 2 बैठकें कर चुके हैं। यानी जो मंत्री हैं, विभाग बंटने से पहले उनको भापा गया है कौन सा विभाग कौन किसके कुछ मंत्री किसे उचित रहेगा, क्या वो विभाग पूरी तरीके से चला पाएगा। कुछ मंत्री हैं जिनको दोबारा पुराना ही विभाग मिलने की उम्मीद है, जैसे केशव मौर्य को डिप्टी सीएम पिछले बार की इस बार की डिप्टी सीएम है, लोक निर्माण विभाग उनको दोबारा मिल सकता है। इस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं। दूसरा नाम सुरेश खन्ना का है, वित्त मंत्री रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं, दोनों ही विभाग में अच्छा काम किया है। निश्चित रूप से उम्मीद लगाई जा रही है कि सुरेश खन्ना। मैं इस बात का भी जिक्र यहाँ पर करना चाहूंगी। देखिए, पिछली सरकार के दौरान कहते हैं कि दूध का जला जो है वो छाछ भी फूंक करके पीता है। पिछली सरकार के दौरान जिस तरीके से राज्य मंत्री हों या फिर जो कैबिनेट के तमाम मिनिस्टर्स रहे हैं, उनके ऊपर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा, फिर उसके बाद उनको जब चुनाव हुआ तो हार का मुंह भी देखना पड़ा। तो सरकार मेरे ख्याल में इस बार इस बात का ध्यान रखेगी, जब विभागों का बंटवारा हो रहा होगा तो इस दौरान इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि पिछली बार की कहानी ना दोहराई जाए। बिल्कुल पूजा, लगातार बैठकों में देखने को भी मिला है और आपने देखा होगा मंत्रिमंडल का जब मंत्रिमंडल का जो टीम सामने आई थी, जब लिस्ट सामने आई थी, तो तमाम जो बड़े कदावर मंत्री कहे जाते थे, जिनकी कहा जाता था कि जब तक बीजेपी उत्तर प्रदेश में रहेगी तब तक वो मंत्री रहेंगे, ऐसे मंत्रियों को भी कहीं ना कहीं लाइन काट दी गई है। तो निश्चित तौर पे ये देखा जाएगा कि इस विभाग पर किसकी ज्यादा पकड़ और पिछले जो मंत्री है उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है वो भी देखा जा रहा है लगातार। तो ये कहा जा सकता है कि मंत्रियों का जो जिस तरीके से विभाग बंटवारे को, हालांकि उत्तर प्रदेश की निगाहें टिकी हुई है, मंत्रियों की निगाहें टिकी हुई है, किसका विभाग कौन सा मिलेगा और जिम्मेदारी क्या उस पर किस तरीके से निभा पाएंगे, तमाम चीजें हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार बिल्कुल तमाम तरह के आरोप लगे और तमाम तरह की मुसीबतों से सरकार घिरती भी रही है पिछले दौरान, और इस बार वो मुसीबतें ना रहें, इस पर विशेष फोकस गवर्नमेंट का रहने वाला है। चलिए हमारे साथ बने रहिए अनूप, क्योंकि अगली खबर पर आपकी जरूरत होगी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, ये सचिवों को लेकर के खबर है। यूपी के नए मंत्रियों को निजी सचिव मिल चुके हैं, निजी सचिव सचिवालय मिल चुके। प्रशासन ने निजी सचिवों की तैनातगी कर दी है। मंत्रियों के निजी सचिवों के स्टाफ की तैनातगी भी हो चुकी है। स्टाफ में महिलाओं की तादाद ज्यादा है। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, मंत्रियों के निजी सचिवों की तैनातगी हो गई है, उनका स्टाफ भी अलर्ट मोड पर आ चुका है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि स्टाफ में महिलाओं की जो तादाद है वो ज्यादा है। अनूप हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। अनूप, हम लगातार विभाग के बंटवारे की बात कर रहे हैं, हम सचिवों के बंटवारे की बात कर रहे हैं। तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, विभागों पर सबका फोकस है कि किसे कौन सा विभाग मिलता है। लेकिन जो देखने वाली बात है कि सचिवों की जो तैनातगी हुई है, उसमें देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से महिलाओं की तादाद बहुत ज्यादा है। देखिए पूजा, ये बिल्कुल एक नया तरीके से बिल्कुल इस बार देखा जा रहा है, क्योंकि पिछली सरकारों में देखा गया या फिर जो योगी की पहली जो टीम थी उसमें सचिवों की जो संख्या थी वो महिलाओं की गिनी चुनी यदाकदा थे, लेकिन इस बार वो संख्या बढ़ाई गई है। निश्चित रूप से इसका साफ संदेश है कि महिलाएं जो काम करती हैं वो अच्छी तरीके से करती हैं। जब महिला एक सचिव मंत्री का अच्छा होता है तो काम पारदर्शी तरीके से होता है, काम
ज्यादा हो सकता है। तमाम जो चीजें हैं ये ध्यान रखी जा रही हैं और खासकर योगी ने बैठक में भी कहा था मंत्रियों से कि हर जो एक मंथ में अपने जिले में जाना अनिवार्य होगा, जो काम होगा उसपे पारदर्शिता अनिवार्य होगी, विश्वसनीय जनता के प्रति तमाम जवाबदेही होगी। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से प्लानिंग है सरकार को चलाने के लिए, क्योंकि इस बार जो योगी 2 की सरकार है वो तमाम चीजों देख चुके हैं योगी आदित्यनाथ। पिछली सरकार में क्या कुछ कमी रह गई सरकार में पूरा करना है। पिछली जब चुनाव में दौरा कर रहे थे तो वो विभाग भी सामने आ चुके हैं, जिन विभागों के मंत्री काम कर चुके हैं लेकिन उस धरातल पर नहीं उतर पाए हैं। तो कई जिम्मेदारियां हैं योगी आदित्यनाथ के सामने कि योगी 2 की जो सरकार है वो बेहतर चलाई जाए, एक संदेश दिया जा सके। क्योंकि जब अब 5 सालों के बाद चुनाव में जाएगी सरकार तो उनके पास ही कुछ कहने को नहीं होने वाला कि भाई 5 सालों तक आपको अनुभव नहीं था, इस वजह से आपने ये कमी छोड़ी है। तमाम बातें इस बार अनुभव भी है, इस बार आपको अपनी कमियों का भी आकलन हो चुका है, उस पर सुधार भी करना है और उसके साथ में नई सरकार भी चलानी। बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर कुशीनगर से सामने आ रही है, ये बड़ी खबर है और साथ में दिल दहला देने वाली भी। कुशीनगर में बीजेपी की जीत पर युवक को मिठाई बांटनी महंगी पड़ गई। विशेष समुदाय के युवक को पट्टीदारों ने जमकर पीटा और सिर्फ पीटा ही नहीं अधमरा कर दिया। इलाज के दौरान विशेष समुदाय के युवक की मौत तक हो गई है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात, इकट्ठा हुई भीड़, क्षेत्रीय विधायक पीएन पाठक भी मौके पर पहुंचे हैं। मौके पर पुलिस बल तैनात है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको कुशीनगर से दे रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक पीएन पाठक भी मौके पर पहुंच गए हैं। बक्सा नहीं जाएगा, यहाँ सारे अधिकारी हैं, डीएम साहब हैं, सीओ साहब हैं, एसएचओ हैं, जो भी इसमें बक्सा नहीं जाएगा। ढूंढवा के पकड़वाएंगे इन लोगों को। इन लोगों को समझ में आएगा कि इस तरह से कृत्य किए हैं, इनका नस्ल दोबारा करने की कोशिश नहीं करेगी। इसलिए बता रहे हैं जो भी इसमें संलिप्त तो कोई बचेगा थोड़ी, दोबारा कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा। ये हमारा वचन है। दृष्टया डेड बॉडी उठाने को लेकर विवाद था, जिस विवाद का निस्तारण किया गया है। परिजनों द्वारा एफआईआर लिखा दिया गया है, सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज हो गया है। अब इन लोगों द्वारा बताया गया कुछ और लोगों का नाम ये लोग देना चाहते हैं, विवेचना में वो नाम टेकअप किया जाएगा और न्याय व्यवस्था में विश्वास रखते हुए कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। चलिए, प्रमोद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। प्रमोद, क्या कुछ अपडेट है? क्या कुछ ये पूरा मामला था? क्यों एक युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बीजेपी की जीत पर मिठाई बांट रहा था? बिल्कुल, देखिए पूजा, जिस तरीके से मामला आया है 10 मार्च को जब भाजपा की जीत की घोषणा हुई तो उसके बाद से लगातार युवक अपना मिठाइयां गांव में बांट रहा था, जिसकी वजह से इसके जो पट्टीदार हैं जो मुस्लिम ही हैं उन्होंने इसका विरोध किया और वो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते थे, इसलिए इस युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी इसको लेकर। जी, अभी तक कोई कार्रवाई हुई है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया है? देखिए पूजा, अभी फिलहाल इस मामले में परिवार ने नामजद तहरीर दी है। प्रशासन भी कह रहा है कि इस पे जल्दी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जब ये घटना हुई थी उसके बाद भी प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई थी। उस समय भी पुलिस ने इस पे कार्रवाई नहीं की थी। अब जब आज 100 गांव में पहुंचा है तो गांव के लोग भी नाराज थे और खासकर भाजपा से जुड़ा होने के चलते ये मामला बेहद और ज्यादा गंभीर हो रहा है, क्योंकि अभी तक जो युवक का शव है वो अभी दफनाया नहीं गया। प्रशासन लगातार उनसे गुहार लगा रहा है कि आप शव को दफना दीजिए ताकि आगे की जो कार्रवाई होगी हम कर सकें। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया प्रमोद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट पर लगातार नजर बनाए रखें। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, गोरखपुर से वाराणसी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली हवाई सेवा का शुभारंभ कर दिया। ये हवाई सेवा उड़ान योजना के तहत शुरू हुई है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उन्नयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर से जुड़े, जबकि केंद्रीय नागरिक उन्नयन, सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह दिल्ली से जुड़े हुए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि आज उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संकल्प की पूर्ति करते हुए दिखाई दे रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा। आज उत्तर प्रदेश ने 9 एयरपोर्ट पूरी तरीके से क्रियाशील कर दिए हैं। ये पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और नेतृत्व के कारण ही संभव हो पाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जिस प्रकार का भव्य और दिव्य स्वरूप दिया गया है,
कौन ऐसा भारतीय होगा जो काशी आने के लिए अपने आप को न तैयार कर रहा हो। लेकिन आज के समय में बेहतरीन कनेक्टिविटी न केवल समय की बचत करता है, बल्कि ढेर सारी उन संभावनाओं को जो हमें रोजगार के साथ और उस क्षेत्र के समग्र विकास के साथ भी जोड़ता है। हम लोगों ने इसे बहुत नजदीक से महसूस किया है। आज उत्तर प्रदेश के 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हो चुके हैं। यह सब संभव हो पाया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व के कारण। आज से 5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के जो 4 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, उनमें से मात्र देश के 25 गंतव्यों तक की ही यात्रा संभव हो पाती थी। तो वहीं उत्तर प्रदेश चुनावों में मिली करारी हार के बाद बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने पहली बार समीक्षा बैठक करी है। इस बैठक में 1500 के करीब कार्यकर्ता शामिल हुए। तो वहीं मायावती ने आजमगढ़ के संभावित लोकसभा उपचुनावों के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि बसपा को 2022 के चुनाव में बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जहां 403 सीटों वाले विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ 1 सीट पर जीत बीएसपी ने दर्ज की है। विधानसभा चुनाव 2022 में करारी शिकस्त के बाद आज मायावती ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में तमाम वो प्रत्याशी उत्तर प्रदेश के हैं जो हार गए हैं, या फिर इकलौते जो विधायक हैं बलिया के रसला से उमाशंकर सिंह, उनको बुलाया गया है। बीएसपी के जो सांसद हैं उनको भी बुलाया गया है। जो जिला अध्यक्ष हैं, सेक्टर प्रभारी हैं, उनको भी बुलाया गया है। निश्चित रूप से जिस तरीके से बीएसपी की हार हुई है उसको लेकर के क्या वजह रही है कि उसका बेस वोटर जो मायावती का था वो भी खिसक गया है। सीमा जी, आपको भी बुलाया गया है इस बैठक में। क्या आप मानती हैं कि बीएसपी का जो वोट बैंक जो कम हुआ है, क्या वजह रही है? देखिए, एकमात्र कारण नहीं है, बहुत सारी कारण है, और जिसमें सबसे बड़ी बात जो इस तरीके से बीएसपी के अगेंस्ट प्रोपोगेंडा चलाया गया वो एक सबसे बड़ा कारण रहा। लेकिन आप देख रहे हैं हमारी बहुत सारी सीटें नहीं आई हैं, लेकिन यहाँ आप लोगों का जोश जुनून देखिए। हम दोबारा से फिर आएंगे। 2023 का मध्य प्रदेश का चुनाव है, 2024 देश का जो है पार्लियामेंट का चुनाव है, वो जोश जुनून फिर से है। जो प्रोपोगेंडा में बीएसपी को फंसा करके इस तरीके से हराया गया है, ये टोटली मैं कहूँगी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक्सेप्टेबल नहीं है। हम लोग, हमारे कार्यकर्ता बहुत शिद्दत से लड़े, हमारे प्रत्याशी, लेकिन जब चुनाव ही फ्री एंड फेयर नहीं होंगे, प्रोपोगेंडा फैलाया जाएगा, तो फिर इसी तरीके से परिणाम आएंगे। ये देश की डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। ये एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, क्या लोकसभा चुनाव की यहीं से तैयारी शुरू हो गई है? देखिए, अब तो उत्तर प्रदेश में तो चुनाव हो चुके हैं, बाकी उत्तर प्रदेश में भी आगे आने वाले चुनाव हैं, मध्य प्रदेश के चुनाव है, पूरे देश के चुनाव है 24 के। तो बिल्कुल हमारी आदरणीय नेता सारी स्ट्रेटजी पर बात करने वाली हैं और समीक्षा होगी और फिर से हमारी बीएसपी खड़ी होगी। आप कहाँ से आई हैं? मैं कानपुर देहात से हूँ, सीमा संखवार, रसूलाबाद विधानसभा से। आज तो जवाबदेही की बारी है कि किस वजह से पार्टी को हार मिली। देखिए, पहली बात तो स्पष्ट कर दे, पार्टी हारी नहीं है, हराई गई है। और जो हमारी नेता है, मुखिया है, सेनापति हैं, वो एक आयरन लेडी के नाम से जानी जाती है और वो एक्चुअली में है भी। और पार्टी के जो कैंडिडेट खड़े हुए थे उनके खिलाफ बहुत बड़ी साजिशें करी गई हैं और बड़ी विडंबनाएं फैलाई गई हैं, भ्रांतियां फैलाई गई हैं। लेकिन पार्टी को हम तब भी कहेंगे मेरी पार्टी बहुत अच्छी है और बहुत आगे तक जाएगी। और मैं एक चीज और बोलूंगी कि अभी कोई तूफान उठा नहीं जो हम लोगों को हरा सके। तो ये तमाम जो बीएसपी के पदाधिकारी हैं जिनका कहना है कि बीएसपी की जो बैठक है ये काफी महत्वपूर्ण है और आने वाले चुनाव में बीएसपी एक बेहतर प्रदर्शन करेगी। कैप्टन राजेश के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो ये जो जोश जुनून है बीएसपी के अंदर, ये साफ तौर पर इस तरफ इशारा कर रहा है कि हार अभी फिलहाल तो नहीं मानी गई है। लेकिन हाँ, बीएसपी को ये समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि आखिरकार
क्यों इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हुई कि कोर टीम होने के, कैडर बेस्ड पार्टी होने का तमगा रखने वाली बीएसपी को भी हार का मुंह देखना पड़ा और सिर्फ एक सीट पर आज ये पार्टी सिमट कर रह गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं सोमवार 28 मार्च से शुरू होने जा रही हैं। इसके लिए राज्य में इस बार 1333 परीक्षा केंद्र बनाए गए। हाई स्कूल की परीक्षा सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी और 11 बजे तक जारी रहेगी, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा दोपहर को 2 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक चलेगी। आपको बता दें कि 12वीं के कुल 1,13,000 और 10वीं के 1,29,000 छात्र छात्राओं की सेहत का ख्याल रखने के लिहाज से शिक्षा विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। विभागीय अफसरों के मुताबिक कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखा जाएगा। अगर किसी को सर्दी जुकाम है तो परीक्षार्थियों को अलग से बिठाया जाएगा। जिस स्कूल में अतिरिक्त कक्ष नहीं होंगे, अलग कक्ष में परीक्षा दिलाई जाएगी, जबकि कम जगह वाले स्कूलों में लक्षण वाले परीक्षार्थियों को, जो तमाम बच्चे हैं, उनसे थोड़ी दूरी पर बैठाया जाएगा। देखिए 28 तारीख से हमारा बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं, जिसके लिए शिक्षा विभाग के माध्यम से सारी व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं। 114 कुल सेंटर हमारे ज़िले में हैं और 2 पाली में ये एग्ज़ाम होना है, सुबह 8 से 11 और शाम को 2 से 5। सुबह वाली पाली में हाई स्कूल का एग्ज़ाम होगा और शाम वाली पाली में इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम होगा। और कुल 20,800 के करीब छात्र दोनों मिला के इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करेंगे और व्यवस्थाएं सारी की गई हैं। सारे केंद्र स्व केंद्र हैं, लेकिन जो इन्विजिलेटर होंगे वो उस विद्यालय के नहीं होंगे। जिस विद्यालय का में केंद्र होगा, दूसरे विद्यालय के अध्यापकगण उसमें इन्विजिलेटर के रूप में तैनात किए जाएंगे और ये सारी व्यवस्थाएं मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा पूरी की जाती। तो चलिए, नवीन हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। नवीन, क्या कुछ अपडेट है? कोविड प्रोटोकॉल्स का खास ख्याल रखा जाएगा, इस तरीके की बातें निकल करके सामने आ रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट के सामने नकल विहीन परीक्षा होना भी एक बड़ा टास्क है। उसके लिए क्या किसी तरह का कोई कमांड सेंटर तैयार किया गया है जहां से पूरी मॉनिटरिंग की जाए? जी पूजा, निश्चित तौर पर परीक्षाएं नजदीक हैं। आने वाली 28 तारीख को परीक्षा है, इसको लेकर पूरी तैयारियां की जा रही हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ा जो सवाल यह होगा कि सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका किस तरीके से ध्यान रखा जाए। इसके लिए सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने का काम किया गया है। इसके साथ ही थर्मल स्कैनिंग जरूरी की गई है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना जरूरी किया गया है। इसके साथ ही जो कक्ष बनाए गए हैं उसमें 24 परीक्षार्थी ही सिर्फ बैठेंगे, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखना है। तो तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया है। इसके साथ ही नकल विहीन परीक्षा कराना भी एक अहम जिम्मेदारी बनी हुई है। इसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं और फ्लाइंग स्क्वाड भी तैयार किया गया है कि जो अलग अलग स्कूलों में जाकर और वहां पर मॉनिटरिंग करेंगे कि किसी भी स्कूल में किसी भी प्रकार का नकल ना होने पाए, इसका विशेष रूप से ध्यान लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यही होगी कि कोविड प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जो क्योंकि बच्चे आएंगे और कहीं ना कहीं अगर भीड़ बढ़ती है तो कोविड बढ़ने का खतरा भी जरूर मंडरा रहा है। इसको लेकर साफ तौर पर अब निर्देश जारी किया गया है कि जो क्लास है उसमें सिर्फ 24 बच्चे बैठेंगे। तो तमाम सारी व्यवस्था। बहुत शुक्रिया नवीन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद ऋतु खंडूरी भूषण उत्तराखंड क्षेत्र में आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कचहरी स्थित शहीद स्मारक स्थल पहुंची थी, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष ने शहीदों की मूर्तियों पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने शहीदों को नमन करते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपने प्राणों को आहुत करने वाले राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान को प्रदेश हमेशा याद रखेगा। मैंने आज अभी अपना कार्यभार संभाला है स्पीकर के तौर पर, और सबसे पहले पूजा करने के बाद मैं सीधे स्मारक स्थल पर, शहीद स्मारक स्थल पर पहुंची हूँ और अपने शहीदों को नमन करके अब मैं अपना कार्यक्रम आगे कार्य करूँ, इसलिए शहीदों को नमन करने के लिए यहाँ पहुंची। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।